हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी एंड अग्रिम बोथ। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सुनील अभिव्यक्ति, दिल्ली मुखर्जी नगर से एक यूपीएससी इंटरव्यू और अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेकर दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अन अकेडमी का एजुकेटर। बच्चों, आज एडिटोरियल 27 ऑफ नवंबर, आज एडिटोरियल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ओके, कहाँ गया भाई? क्या दिक्कत आ रही है कनेक्टिंग में? कहाँ दिक्कत आ रही है? तो आप सबको पता है, जैसा कि हमारा यूट्यूब पर थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है मेन चैनल पे, इस वजह से यहाँ कराना पड़ रहा है। एक हफ्ते की दिक्कत है, आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर हम लोग पुनः उस चैनल पर करने लगेंगे। आज इनोवेशन किंगडम में द हिंदू वैकल्पिक विषय। तो आज वैकल्पिक विषय में कुछ नहीं है, यानी किसी वैकल्पिक विषय में कुछ भी नहीं है। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे बच्चों रीज़न है कि कंटेंट का कुछ दिक्कत चल रहा है, यानी कोई भी कंटेंट नहीं आया। तो आज इंडियन एक्सप्रेस में भी कुछ खास नहीं था, आप देखेंगे बिल्कुल भी खास नहीं था। और द हिंदू के इतने एडिटोरियल में केवल एक एडिटोरियल अच्छा है, और वो भी अपोजिट एडिटोरियल का, जो आज का इंटरव्यू सेक्शन होता है वो। बाकी आज कोई भी न्यूज़ अपने काम की नहीं है। दो न्यूज़, एक ये और एक है आपका आयुर्वेदा सर्जरी। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी आज कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग बहुत कम समय में, और मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ बच्चों, मुझे लेकर के एकदम परेशान मत होइए आप सब लोग। और ये मान के चलिए कि ये हमारा दोनों चैनल, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी जो मेन चैनल है, ठीक है, जिसके 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो दोनों पर ये दिक्कत चल रही है, ठीक है ना। हम लाइव अभी एक हफ्ते तक नहीं आ पाएंगे, तो ये हर जगह की दिक्कत है, आप लोग एडजस्ट करिए। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि यार अगर लाइव नहीं आएंगे तो आप लोग पढ़ना छोड़ देंगे। इतना मतलब अभी हमने 3 दिन में रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें आई, और बच्चों का व्यूज़ देखो, वारे वाह वारे वाह यूपीएससी वालों। माने बच्चों का व्यूज़ देखो कि मैं सुबह से शाम हिंदी में इतना, अगर मुझे इसको इंग्लिश में कराना हो, मेरे लिए इतना आसान हो जाए हिंदी में एक एक चीज़ टाइप करना। और थोड़ा सा चैनल इधर उधर हुआ कि हिंदी मीडियम वाले भैया कहे किनारा कर लो, अब इन लोगों का सिस्टम ख़राब हो गया। ये तो गलत बात है भाई, हमारा सिस्टम ख़राब नहीं हुआ। ऑब्वियस है हमारा थोड़ा सा सिस्टम, क्योंकि वो व्यूज से साफ साफ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। न्यूज़, ये 4 न्यूज़ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का एक ही टॉपिक है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके साथ इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वेस्टर मैप लॉन्च किया है। क्या किया है? तो आपके सामने पहली न्यूज़ है, ठीक है। यूएनडीपी और इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन्वेस्टर मैप लॉन्च किया है। ये एक न्यूज़ है जिसे आप देख सकते हैं, क्लियर। और क्या क्या है इसमें अभी हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, आप सब बच्चे 1 दिसंबर से मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं बिल्कुल नए ढंग से अपनी यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के साथ, जिसमें प्लस और आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है, और जिसमें प्लस में 24 महीने की फ़ीस 64,800। मैं हमेशा कहता हूँ इसी में आपको आना है। 2 साल आइए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो यहाँ बिताइए 2 वर्ष, ठीक है ना। तो ये आपकी फ़ीस होगी 72,000, बट एसके लाइव कोड यूज़ करेंगे 10% आपको डिस्काउंट, और 12 महीने की फ़ीस 44,550। तो जो आपको पसंद हो आप आ सकते हैं, बट मैं हमेशा कहूँगा बच्चों से कि 2 साल आप यहाँ पर बिताइए, ठीक है। और इसके साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, 24 महीने की फ़ीस 89,100, और 12 महीने की है 57,600। तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट में इतने सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, और इसमें आप हिंदी लिटरेचर मेरे साथ कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर।
जिसकी 1 वर्ष की फीस 27,500 है। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी बच्चे SK लाइव कोड के साथ आएंगे उनको ये सारे कोर्सेज मिलेंगे, स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पहली न्यूज़ जो है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के लिए SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन्वेस्टर मैप लॉन्च किया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका नाम है SDG। क्या नाम है, मैं पूरा नाम बता देता हूँ। SDG इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया। क्या है, मैप फॉर इंडिया। तो आप देख सकते हैं ये SDG इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया। तो आप याद रखें, ठीक है, इसका नाम याद रखें। सतत विकास लक्ष्य को टारगेटेड यह प्लान है। आइए देखते हैं क्या क्या। 6 महत्वपूर्ण यानी कि 6 महत्वपूर्ण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्षेत्रों में 18 निवेश अवसर क्षेत्र बिछाते हुए भारत के लिए SDG इन्वेस्टर मैप लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा, ये भारत को सतत विकास पर आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और 6 महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं, याद रखें। 6 महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां पर आपको आगे बढ़ाने की बातचीत इसमें की गई है। इसमें शिक्षा है पहला, दूसरा है स्वास्थ्य सेवा, कृषि और संबद्ध गतिविधियां, वित्तीय सेवाएं, नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ पर्यावरण। ये 6 क्षेत्र इसमें चूज किए गए हैं, ठीक है ना। तो जबरदस्त रूप से इसमें काम किया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, SDG इन्वेस्टर मैप। SDG इन्वेस्टर मैप थोड़ा विस्तार से इसके बारे में मैं एक एनालिसिस कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि सतत विकास पर निबंध वगैरह लगातार पूछे जाते हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य यानी GS पेपर 2 में कोई भी प्रश्न आता है, या गरीबी उन्मूलन पर कोई प्रश्न आता है, जैसे GS 2 में ही गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय आपका सिलेबस लगा हुआ, तो वहाँ पर यह महत्वपूर्ण रूप में आपकी मदद करेगा। तो आप देख सकते हैं, आप इन्वेस्ट इंडिया ने, जिसे हम कहते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी, इन्वेस्टमेंट इंडिया ने UNDP, ठीक है ना, भारत के साथ मिल करके SDG इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया विकसित करने के लिए पार्टनरशिप की है। और यह क्या करेगा, 6 महत्वपूर्ण SDG क्षेत्रों में 18 निवेश के अवसर को आगे बढ़ाएगा और ये भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर आगे ले जाने में मदद करेंगे। क्लियर है? अब स्वाभाविक है ये क्यों इस प्रकार की पहल की गई है, तो आपको अच्छे से पता है, कोविड-19 जो पैंडेमिक है उसके कारण से भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो मतलब फाइनेंस होना चाहिए, जो वित्त होना चाहिए, वह कहीं न कहीं संकट में है। और इस दृष्टिकोण से यह जो इन्वेस्टर मैप लॉन्च किया गया है इस कमी को पूरा करेगा। यह यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? यानी ये क्या करेगा, ये जो SDG इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया है, ये क्या करेगा, यह डेटा के आधार पर वित्त पोषण में मदद करेगा। भारत के जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनको बेहतर ढंग से ट्रैक करेगा। तो ये इतना अब आप पढ़िए, इसमें PIB में इतना ही है। इसके बाद हम लोग डिटेल में इसको कहाँ पढ़ेंगे, द हिंदू में। आज मैंने पहले बताया द हिंदू में एडिटोरियल बच्चा नहीं है। पहला एडिटोरियल जो आज का फ्राइडे इंटरव्यू स्पेशल होता, आज कहीं भी नहीं एडिटोरियल अच्छे थे। टफर लॉस द आंसर टू चेक ऑनलाइन अब्यूज, ये सबसे मस्त एडिटोरियल आज का होता ना, एक ही सब पर भारी है, ये एक ही एडिटोरियल सब पर भारी है और जिसमें हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। यानी IQ-IP आप देख सकते हैं। पहले बता दूं हम लोग क्या क्या सीखने जा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा एडिटोरियल है ये। निबंध 2016 में आया था, सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थपरायण माध्यम है। सेल्फिश मीडियम है। सोशल मीडिया
अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थपरायण माध्यम है। इस प्रकार का निबंध अगर आपको करना है तो आप कंटेंट कहाँ से लाएंगे, मैं आपसे पूछता हूं, फिर हम लेक्चर पे आएंगे, तब आपको अच्छा लगेगा कि चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये आप यहां से देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक, जैसे यूनिट है इंटरनल सिक्योरिटी चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, यानी सोशल मीडिया। प्रश्न देखिए कैसे आते हैं, आप देखें 2013 में आया था, सोशल नेटवर्किंग साइट्स या सामाजिक संजाल स्थल क्या होती हैं और इन स्थलों से क्या सुरक्षा उलझने प्रस्तुत होती हैं। व्हाट आर सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड व्हाट सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस डू दीज साइट्स प्रेजेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आया क्या, 2016 में आया, 2016 में आया। गैर राज्य अभिकर्ताओं नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का ध्वंसकारी गतिविधियों हेतु प्रयोग सुरक्षा के लिए एक बृहद चिंता का विषय। यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया देख सकते हैं बाय नॉन स्टेट एक्टर्स यानी फॉर सबवर्सिव एक्टिविटीज इज अ मेजर सिक्योरिटी कंसर्न। हाल ही में इनका दुष्प्रभाव किस प्रकार हुआ है। हाउ हैव दीज बीन मिसयूज्ड इन द रिसेंट पास्ट। फिर उपर्युक्त खतरे को नियंत्रित करने के लिए प्रभावकारी सुझाव। सजेस्ट द रिसेंट पास्ट, सजेस्ट इफेक्टिव गाइडलाइन टू कर्ब द एबव थ्रेट। ठीक है ना, यहां से सजेस्ट इफेक्टिव। तो आप देख सकते हैं कि यानी कि सोशल मीडिया का जो उपयोग हो रहा है उस पर लगातार क्वेश्चन, चाहे एसी हो, चाहे जनरल स्टडीज इंटरनल सिक्योरिटी हो, वहां से पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या हम सोशल मीडिया के कुछ पहलुओं को आज की जो ये फ्राइडे की बातचीत होती है, इंटरव्यू होता है, उससे सीख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया कंटेंट है, मजा आएगा। टाइटल है क्या, सख्त कानून ऑनलाइन दुरुपयोग की जांच करने का जवाब। यानी क्या हम बहुत टफ कानून बना करके, देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट है, कानून को बनाकर हम ऑनलाइन जो दुरुपयोग है, ऑनलाइन जो एब्यूज है, उसकी जांच कर सकेंगे। ये जो चर्चा की गई, क्यों आर टफर लॉस द आंसर टू चेक ऑनलाइन एब्यूज। बहुत अच्छा टॉपिक बच्चों। तो अब आप देखिए क्यों, ये क्यों यहां पर बातचीत की गई है या एडिटोरियल लिखा गया। केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश की वापसी। बहुत बढ़िया कंटेंट है बच्चों, बने रहिएगा, मजा आ जाएगा, इतना डीपली करा दूंगा। केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश की वापसी हुई, यानी जिस अध्यादेश को हम लोगों ने परसों की क्लास में पढ़ा था कि केरल सरकार ने अध्यादेश लाया, अब उसकी वापसी हो गई। अध्यादेश क्या था, अध्यादेश ये था, पुलिस एक्ट के सेक्शन 118A को मजबूत किया गया था। यानी पुलिस एक्ट जो है उसका जो सेक्शन है 118A, केरल का पुलिस एक्ट का, केरल का पुलिस एक्ट का ठीक है, केरल का पुलिस एक्ट के सेक्शन 118A को बच्चों मजबूत किया गया था। बहुत अच्छा टॉपिक है, गहराई से पढ़िएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, गहराई से पढ़िएगा। इसमें को मजबूत किया गया था। ठीक है, इसने किसकी जगह ली थी, यानी 118 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की दोषपूर्ण धारा 66A की जगह ली थी। यहां बच्चों 66A जो है ये आईटी एक्ट की धारा है, दोषपूर्ण, यानी कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये पॉइंट यहां नोट करिए, आगे हालात दिया गया। तो यानी ये जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था उसी प्रकार, मतलब ये जिन कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने 66A को नकार दिया था, बट अभी तक संसद ने इस पर कोई कानून बनाया नहीं था, तो उसी का संदर्भ लेते हुए ये सारे प्रावधान जो 66A के तहत थे वो 118(1) में शामिल कर दिए गए। यानी 66A में क्या था, इसके अंतर्गत ऑनलाइन की गई अपमानजनक टिप्पणी एक दंडनीय अपराध है। ये पहल की गई थी, लेकिन अब ये अध्यादेश वापस ले लिया गया और इसमें कहा गया था कि अगर आप सोशल मीडिया का दुरुपयोग कहते हैं तो 5 वर्ष एवं की सजा एवं जुर्माना 10,000। ये आई थिंक आप समझ गए। अब देखिए सारांश क्या है,
जैसे जब टॉपिक उठाया गया क्या भाई केवल सख्त कानून से ऑनलाइन एब्यूज की जांच की जा सकती है, तो जो बातचीत आई, जो पूरा कंक्लूजन आया वो क्या आया है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइड गमुट ऑफ लॉ बट इम्प्लीमेंटेशन इज पुअर इन मेनी केसेस। ये कहा गया कि अगर ऑनलाइन जो एब्यूज होता है सोशल मीडिया पर, इन 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 कानूनों का एक मजबूत और व्यापक सेट है, यानी हमारे पास इसको कंट्रोल करने के लिए कानून है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन। तो याद रखिएगा यहां किस बात पर चर्चा की जा रही है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कानून है। तो हम यहां कई एस्पेक्ट्स पर बातचीत करने जा रहे हैं कि हमारे पास कानून है तो कौन कौन से हैं, इसके अलावा और क्या क्या पहले की गई हैं। तो एक डेप्थ एनालिसिस यानी सोशल मीडिया और ऑनलाइन विषय पर आप एक गहरी चर्चा मेरे साथ करने जा रहे हैं। अब यूपीएससी मुद्दा आपको पता ही चल गया। प्रमुख तथ्य क्या है? केरल सरकार का प्रधान तर्क, केरल सरकार ने जो ये एक्ट लाया था उससे एडिटोरियल राइटर ने अपनी बातचीत स्टार्ट करी, मतलब जो क्वेश्चन आंसर हो रहा था कि भाई जब आईटी एक्ट जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, ठीक है ना, मतलब आईटी एक्ट का जो सेक्शन 66A है उसे निरस्त कर दिया था, पर केंद्र सरकार का कोई कानून है नहीं, तो ऐसे में हमें पुलिस एक्ट में संशोधन करके यह विषय लाना पड़ा। ऐसे में इन्होंने कहा केंद्र सरकार केरल सरकार ने कि भाई ऐसी परिस्थिति में जब 66A को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और केंद्र सरकार का कोई कानून नहीं है, तो ऐसे में अगर सोशल मीडिया पर दुरुपयोग होता है और साइबर अपराध होता है तो उससे प्रभावी ढंग से निपटने में पुलिस पंगु है, यानी पुलिस कमजोर है। ऐसे में हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। यह केरल सरकार का प्रधान तर्क था। अब देखिए, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो निरस्त किया गया आईटी एक्ट का सेक्शन 66A है क्या एक्चुअली। आईटी एक्ट का 66A, आइए देखिए क्या है धारा 66A। इसमें क्या है? सूचना संबंधी अपराध, यानी कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण के माध्यम से कोई भी अपमानजनक, इलीगल या खतरनाक सूचना भेजना दंडनीय अपराध। ठीक है। श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला, कौन सा मामला? बहुत गहराई से इसको पढ़ेगा बच्चों, ये अब लगातार चर्चा में सारी बातें हैं। श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया मामला में सुप्रीम कोर्ट ने पाया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो क्या पाया कि जो धारा 66A है ये संविधान के अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता यानी और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार दोनों के विपरीत है, अतः इसे समाप्त कर दिया। अतः इसे यानी धारा 66A को समाप्त कर दिया। आप याद रखिएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला, मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा धारा 66A समझ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2015 को श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में यह फैसला दिया था। और ये अब आप नोट करिएगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे थोड़ा बाहर की भी बातें आप सीखिए। यह जो फैसला था बच्चों, भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के क्षेत्र में दिया गया महत्वपूर्ण फैसला था। यह पहला और एकमात्र ऐसा मौका था जब सुप्रीम कोर्ट ने केवल अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने वाले एक कानून को असंवैधानिक करार दिया था। अब आप याद रखिएगा, यानी धारा 66A एक ऐसा क्या है, कानून था जिसे पुलिस नियमित रूप से इस्तेमाल करती थी। क्या करती थी? पुलिस नियमित रूप से इस्तेमाल करती थी। तो ये आप यहां से ध्यान रखिएगा। क्लियर है? धारा 66A को असंवैधानिक करारते हुए या करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो सिद्धांत प्रस्तुत किए थे बच्चों। पहला, अस्पष्टता की स्थिति में शून्य सिद्धांत और सभी माध्यमों में भेदभाव की अनुमति। ठीक है, इतना डीप अभी फिलहाल जाने की जरूरत नहीं, बस जितना बताया। अब देखिए, आइए देखते हैं
तो लेखकों ने क्या कहा, यहां तक तो आप समझ गए। अब केरल सरकार ने कहा कि हमारे पास कोई कानून था नहीं। तो अब यहां प्रश्न पूछा गया कि भाई क्या कोई कानून है? तो लेखकों ने कहा भाई कानूनों की वर्तमान वस्तुस्थिति आइए देखते हैं। यानी कानून है, आईपीसी इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत भी कानून है, और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत भी अनेकों कानून है जो ऑनलाइन एब्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन समस्या है कि हम उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। अब इंडियन पीनल कोड में क्या बच्चों, यहाँ हिंदी और इंग्लिश इसलिए है क्योंकि आप हिंदी की जो ट्रांसलेशन है ना बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब देखिए जैसे वायुरिज्म को वायुर्वाद ऐसा ही आ रहा है, तो इसलिए इसको आप देखने की जरूरत नहीं है। इंडियन पीनल कोड, आपको बस केवल एक लाइन यहां पर जानना है कि इंडियन पीनल कोड में भी ऑनलाइन एब्यूज यानी ऑनलाइन दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए सक्षम शक्तियां वहां पर है, कानून में व्यवस्था, और आईटी एक्ट 2000 में भी है। ठीक है ना? यानी यहां पर जो आईपीसी है वो क्या करता है, क्रिमिनलाइज करता है किसकी स्पीच को, कौन सी स्पीच को, जो इस प्रकार की चीजें करती हैं। यानी जो अश्लील स्पीचें होती हैं, ऑब्सीन होती हैं, उनको क्रिमिनलाइज करता है। फिर इसके बाद ठीक है ना, जो भी इस प्रकार का भाषण करते हैं उनके अगेंस्ट मानहानि का पूरा जो है मामला चलाता है। और जो महिलाओं की मॉडेस्टी का, उनके ऊपर, महिलाओं के ऊपर कोई टिप्पणी करता है अश्लील या उसकी निजता पर कुठाराघात करता है, तो भी उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था है। यानी आईपीसी के तहत अभियोग जिस पर भी लगा उस पर कार्रवाई की जा सकती है, यानी किसी प्रकार का। तो आईपीसी में कहा गया है कि पूरा का पूरा पावर है। इसके अलावा आईटी एक्ट में भी, ठीक है ना, आईटी एक्ट में भी जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, तो यहां पर भी जो इंटरमीडियरीज हैं जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इस प्रकार के लोग जो है, ठीक है ना, तो उनकी ड्यूटी को निर्धारित किया गया है कि वो बेहतर ढंग से जो है इस चीज की जांच करते रहें कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना होने पाए। और कोई भी इंफॉर्मेशन जो हार्मफुल है, हैरासिंग वाला है, तो वहां पर भी अश्लील है, पोर्नोग्राफिक टाइप का है, उन सब पर यह आईटी एक्ट निगाह बनाए रखता है। आईटी एक्ट, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। तो यानी यहां अब हम क्या पढ़ रहे हैं, छोड़ दीजिए एडिटोरियल क्या पढ़ रहे हैं, यानी हम ये पढ़ने जा रहे हैं सोशल मीडिया पर जब भी एब्यूज होता है, ऑनलाइन एब्यूज होता है, तो लॉ की क्या कंडीशन है, यानी कौन कौन से कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या उस पर किया है, सरकारों की तरफ से क्या पहल की गई। तो ये सारी चीजें आप इस रूप में लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब क्या है, बट पब्लिक चर्चा में यानी पब्लिक डिस्कोर्स में, सार्वजनिक चर्चा में क्या है, यानी कानून है, आईपीसी भी है, आईटी एक्ट भी है, जो प्रत्येक प्रकार के एक शब्द में, इन दोनों को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक शब्द में ऑनलाइन एब्यूज, यानी ऑनलाइन एब्यूज का मतलब किसी भी प्रकार से आप ऑनलाइन का जब गलत इस्तेमाल करते, तो उसको रोकने के लिए लेखकों ने कहा कि भाई इसमें आईपीसी भी है और आईटी एक्ट भी है और दोनों सक्षम है। बट सार्वजनिक चर्चा में क्या है कि ऑनलाइन कंटेंट को डील करने का कोई एक कानून नहीं है, एक कानून नहीं। आईपीसी है, आईपीसी में कई चीजें, एक कानून नहीं है, ये आप याद रखिएगा, एक कानून नहीं है, ठीक है ना, सार्वजनिक चर्चा में। तो चर्चा में क्या है, इंटरमीडियरीज की भूमिका क्या है, इंटरमीडियरीज की भूमिका यानी जो मध्यस्थ होते हैं उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण, जैसे वो आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीजें, इंस्टाग्राम। तो ऐसे में अगर एक कानून नहीं है तो क्या सरकारें कुछ काम कर रही? हाँ, मौजूदा कानूनी ढांचे में संशोधन के कुछ प्रयास हुए हैं, जैसे एक आया है सोशल मीडिया अकाउंटेबिलिटी बिल। यह एक निजी बिल था, यह पूर्वी अरुणाचल के कांग्रेस के सांसद निनांग एरिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बट संसद ने इसे स्वीकार नहीं किया। ये इसको यहां कर लीजिएगा, स्वीकार नहीं किया। अब ऑब्वियस है, निजी बिल था तो ऑब्वियस सरकार चाहती है कि मतलब जो कुछ भी हो उसके द्वारा ही हो। और इसके साथ क्या है, प्रस्तावित इंटरमीडियरीज रूल अंडर द आईटी एक्ट दिसंबर 2018, यानी कि जो प्रपोज किया गया है इंटरमीडियरीज रूल, यानी जो फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, ये सब जो हैं
ये किस प्रकार से आईटी एक्ट से कनेक्ट होंगे, दिसंबर 2018 में जो प्रपोज किया गया था, जो पब्लिक डोमेन में है, जिस पर लोगों की राय विचार की पर काम चल रहा है। तो यानी इंटरमीडियरीज की भूमिका पर निजी बिल आया, बट वो व्यवहारिक रूप नहीं ले आ पाया, बट एक रूल प्रस्तावित है। आइए देखते हैं क्या है ये जो प्रस्तावित इंटरमीडियरीज रूल है। यानी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों को कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस और सर्वर पर डेटा, ठीक है ना, इंटरसेप्ट करने की अनुमति को लेकर के उठे विवाद के बीच सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत इंटरमीडियरीज के लिए रूल्स में संशोधन करना चाहती है। इस नए ड्राफ्ट रूल में अभी जो प्रस्तावित है में फेसबुक, गूगल, ट्विटर, याहू, व्हाट्सएप जैसे जो मध्यस्थ बेटा, जिनके प्लेटफॉर्म का हम उपयोग करते हैं उनको कहते हैं इंटरमीडियरी, पर उनके प्लेटफॉर्म पर यूजर की ओर से पोस्ट किए जाने वाले कंटेंट को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी। मान लीजिए फेसबुक पे आप कोई कंटेंट डालते हैं, फेसबुक पर आप कोई कंटेंट डालते हैं, इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी इन मध्यस्थों की है, यानी कि इनकी है। तो आप देख सकते हैं। और प्रस्ताव में कहा गया कि देश में 50 लाख से अधिक यूजर्स जिनके पास भी उस सारे प्लेटफॉर्म को कंपनीज एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट 2013 के तहत भारत में एक रजिस्टर्ड इकाई रखनी होगी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ, सीबीआई और ये सब के साथ समन्वय के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करना होगा। यानी ये प्रयास किया जा रहा। तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर क्या क्या चीज़ें हैं, यानी जैसे मतलब कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जैसे सोशल मीडिया अकाउंट बिल, पीछे का जो हमने पढ़ा, प्रस्तावित आईटी एक्ट, ये सब आप प्लीज याद रखेंगे। आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में संशोधनों के ड्राफ्ट में कंपनियों के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों से शिकायत मिलने के 72 घंटे के अंदर मैसेज की जांच कर उसकी शुरुआत के स्थान की रिपोर्ट देना अनिवार्य बनाया गया। तो यानी ये है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आईटी एक्ट सेक्शन 79 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी मामले देश की सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी या किसी अपराध की जांच, नियंत्रण या रोकथाम से होंगे, उनमें ऐसा करना होगा, ठीक है ना। इसके साथ ही सोशल मीडिया कंपनी और मैसेजिंग एप्स को मानहानि वाले या राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ माने गए कंटेंट तक पहुंच को 24 घंटे के अंदर बंद करना पड़ सकता है। इन प्लेटफॉर्म्स को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी की यूजर्स, यानी कि कितने उनके यूजर्स हैं, उनको भी एक बार बताना पड़ेगा। अन्य पहले क्या क्या हुई है 2017 में सोशल मीडिया पर ऑनलाइन अब्यूज के लिए 2017 में भारतीय विधि आयोग ने सिफारिश की। क्या कहा? कानून मंत्रालय को सौंपे गए नफरत फैलाने वाले हेट स्पीच बयान रिपोर्ट में विधि आयोग ने कहा, क्या कहा कि आईपीसी जो अभी आपने पढ़ा था के प्रावधानों में संशोधन करने की जरूरत है ताकि हेट स्पीच या नफरत फैलाने पर रोक और कुछ मामलों में भय, बेचैनी या हिंसा के लिए उकसाने के प्रावधानों को जोड़ा जा सके। रिपोर्ट में कहा गया कि हिंसा के लिए उकसाने को ही नफरत फैलाने वाले बयान के लिए एकमात्र मापदंड नहीं माना जा सकता। ऐसे बयान जो हिंसा नहीं फैलाते उनमें भी समाज के एक हिस्से या किसी व्यक्ति को हाशिए पर धकेलने की संभावना होती है। यानी विधि आयोग ने भी कहा कि भाई नकेल कसिए सोशल मीडिया की, आप एक लाइन में जानिए। फिर सरकार ने टीके विश्वनाथ समिति बनाई। इन्होंने हेट स्पीच पर नियंत्रण लगाने के लिए कठोर कानून की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी। तो ये सारी समितियां, ये सारे जो भी विधि आयोग ये जो कह रहे हैं आपको याद रखना। फिर आगे बताया गया कि भाई हेट स्पीच पर अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखो तो अभी भारत में उतनी बड़ी समस्या नहीं है। साइबर अपराधों की संख्या 2017 में 21,000 थी और 16 में 12,000 थी। तो एडिटोरियल राइटर ने कहा कि हालांकि स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से 16 से 17 में साइबर अपराध बढ़े हैं तो कहीं न कहीं अब चिंता करने का समय आ गया। और फिर इसके बाद बताया गया कि हेट स्पीच या घृणा के प्रसार में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है। तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, यरल रिपोर्ट, मैसबल संस्था 2015 की प्यू रिसर्च सेंटर रिपोर्ट, द नेक्स्ट वेब रिपोर्ट के आधार पर हेट स्पीच के प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका आप पढ़ने जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में हेट स्पीच के प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि भाई भारत में इंटरनेट सेवा यूजर्स बहुत ज़्यादा है।
फिर अगला है द नेक्स्ट वेब रिपोर्ट 2070। इस कहा गया कि मतलब जो फेसबुक का उपभोक्ता आधार है भारत में 24 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका 17 में। तो इतना बड़ा आधार है तो स्वाभाविक यहाँ पर सोशल मीडिया और ऑनलाइन एब्यूजेस। यरल रिपोर्ट, इसके अलावा एक यरल रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बताया गया था 13.6 करोड़ भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी सक्रियता दर्ज करा रहे हैं। 2015 प्यू रिसर्च सेंटर रिपोर्ट, भारत सामाजिक शत्रुता सूचकांक एक आता है बच्चों, उसमें चौथे स्थान पर। और भारत से खराब मात्र 3 देश हैं, सीरिया, नाइजीरिया और इराक। यह भारत में धर्म उन्मुख मुद्दों पर चिंतनीय स्थिति को दर्शाता है। प्यू रिसर्च सेंटर बेटा धार्मिक मुद्दों पर रिपोर्ट निकालता है, यानी सामाजिक शत्रुता सूचकांक। अब आप देख सकते हैं भारत कहां है, ठीक है। वे सपने जो भारत को सोने ना दे। तो इसका मतलब सोशल मीडिया का जबरदस्त रूप से उपयोग किया जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। एक बार मैं पूरा रिवीजन करा दूं चूंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है। जैसे प्रश्न सोशल मीडिया पर देख सकते हैं आप लगातार आ रहे हैं, तो ऐसे में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जो है क्या क्या कदम, मतलब क्या क्या शक्तियां हमारे पास हैं। तो उसमें हमने आईपीसी को देखा, ये शक्ति है। दूसरा हमने आईटी एक्ट को देखा, ये शक्ति है। फिर भी कहा जाता है कोई स्पेशल कानून नहीं है। फिर उसके लिए सोशल मीडिया अकाउंटेबिलिटी बिल जो कि निजी बिल था, उसको हमने देखा कि भाई मौजूदा कानूनों में परिवर्तन लाने का एक निजी बिल के माध्यम से प्रयास हुआ, लेकिन संसद में आगे नहीं बढ़ पाया। फिर हमने देखा कि आईटी एक्ट दिसंबर 2018 में कुछ प्रस्ताव लाए गए हैं मध्यस्थ के लिए, हमने ये देखा। फिर इसके बाद हमने देखा कि और क्या क्या पहले हो रही, विधि आयोग और टीके विश्वनाथ समिति हमने देखा। फिर हेट स्पीच पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखे और हेट स्पीच के प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका देखी। तो ये पॉइंट आप सारे ध्यान रखेंगे तो आपको सोशल मीडिया, चूंकि निबंध वगैरह पूछ रहा है, तो आपको बहुत मदद करेगा। अब आज का दूसरा एडिटोरियल पहले इस प्रश्न के साथ, यानी हम पहले प्रश्न पढ़ें जो मैं आपको कई बारी करा चुका हूं, जो मैं आपको यानी पब्लिक हेल्थ सिस्टम, सार्वत्रिक स्वास्थ्य संरक्षण, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अपनी परिसीमाएं। क्या आपके विचार से खाई को पाटने में निजी क्षेत्र सहायक हो सकता है? आप अन्य व्यवहार्य विकल्प सुझाइए। क्या करिए? आप अन्य व्यवहार्य विकल्प सुझाइए। तो अब मुझे बताइए, मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं, यानी कहता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सीमाएं हम लोग पढ़ चुके हैं, निजी क्षेत्र की भूमिका ऑब्वियस से होनी चाहिए। आप अन्य व्यवहार्य विकल्प सुझाएं। आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं, अन्य व्यवहार। व्हाट अदर वायबल अल्टरनेटिव्स डू यू सजेस्ट। लेकिन ये कैसे आ पाएगा, बड़ा चिंता है। आइए देखते हैं क्या मुद्दा है, मैं क्यों कर रहा हूं। अ क्लियर रीडिंग ऑफ द आयुर्वेदा सर्जरी मूव। देखिए, आयुर्वेद शल्य चिकित्सा की स्पष्ट कार्रवाई, यानी आयुर्वेद में सर्जरी का मुद्दा है जिसे अनुमति दी गई, लेकिन अब एलोपैथ वाला पूरा सिस्टम इसके अगेंस्ट में आ गया। तो जो व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं जैसे आयुष, आयुर्वेदा, योगा और सिद्धा। क्या है? आयुर्वेदा, योगा और सिद्धा। लेकिन यहां पर जो एलोपैथ है और जो आपका आयुर्वेद है या आयुष है, इसमें लगातार संघर्ष बना रहता है। आइए देखते हैं कैसे बना रहता है। ये जरूर एक बार देखिएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मंगलवार यानी 2 दिन पहले मांग की कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद ने एक अधिसूचना जारी की है, उसे वापस ली जानी चाहिए। अधिसूचना में क्या है? जिसमें आयुर्वेद के जो स्नातकोत्तर होते बेटा, जैसे हम लोग पीजी करते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएट, तो जो भी स्नातकोत्तर आयुर्वेदा में कर रहे हैं उनको जनरल सर्जरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए, यानी उनको जनरल सर्जरी से जोड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, ऐसी अनुमति दी गई। किसके द्वारा? भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के द्वारा। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहता है कि भैया उनको सर्जरी वर्जरी करने मत दो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि यह चिकित्सा शिक्षा या प्रैक्टिस का खिचड़ीकरण, खिचड़ी बना देना, जैसे खिचड़ी बनती है ना बेटा। अब आप यहां से देख सकते हैं। अब पूरी न्यूज। आयुष मंत्रालय के अधीन
भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के नियमन से जुड़ी हुई सांविधिक इकाई जिसका नाम है, सांविधिक मतलब संसद की विधि से बनी, जिसका नाम है CCIM यानी भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद ने 20 नवंबर यानी मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की जिसमें 39 सामान्य सर्जरी प्रक्रियाओं को लिस्टेड किया गया था, जिसमें से 19 प्रक्रियाएं आंख, नाक, कान और गले से जुड़ी हैं। इसके लिए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद शिक्षा अधिनियम 2016 में संशोधन किया गया, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है कि नहीं है, आप इनको इस टाइप की सुविधाएं मत दीजिए। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 22 नवंबर को इस कदम की निंदा की और चिकित्सा प्रणालियों के मिश्रण को पीछे की ओर ले जाने वाला कदम करार दिया। कह रहा है कि यह खिचड़ीकरण है, इससे देश का समूचा आधुनिक चिकित्सा व्यवसाय खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा। और इन्होंने कहा कि जो आपने अधिसूचना जारी करी है कि आयुर्वेदा वाले भी सर्जन बन सकते हैं, उसको वापस लिया जाए। तो ये मुद्दा आई होप आप समझ गए। सारांश, भारत को अपने आयुर्वेद स्नातकों की जरूरत है जिसमें सर्जन भी शामिल है, जिससे आम आदमी को स्वास्थ्य देखभाल बेहतर पहुंचाया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज यहां पर आप आयुर्वेदा और एलोपैथ के इस विवाद को याद रखिएगा। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस में शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधनों से संबंधित विषय है। किससे है? शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव संसाधनों से संबंधित विषय। तो बच्चों, जैसे आप ध्यान करेंगे, अब हम, क्योंकि कोविड के पश्चात स्वास्थ्य सेवा में तो जो हमारा एलोपैथी है, उस एलोपैथी के साथ अगर हम पूरक के रूप में, किसके रूप में? पूरक के रूप में आयुष को शामिल करते हैं, तो कहीं न कहीं एक बेहतर स्थिति रहेगी। यही इस अधिसूचना में जो आयुष मंत्रालय ने किया है प्रावधान है, लेकिन आईएमए और इनके बीच में विवाद हो गया है। यही इस एडिटोरियल में बताया गया है। आप इस पर निगाह बनाए रखिए, सामाजिक न्याय बताने की जरूरत है। अब इसके बाद आ गया बच्चा वैक्सीन नेशनलिज्म। तो ये सब अब वही स्टार्ट हो गया कि कैसे कैसे क्या क्या वैक्सीन आएगी, तो किसको दिया जाएगा, तो वो सब अब अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टॉर्म यानी जो तमिलनाडु में स्टॉर्म आया है, निवार, हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ खास नहीं इसमें, मतलब केवल फैक्ट बता दिया गया है, इतने आदमी मरे, यहाँ आया, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद धर्मांतरण कानून, ठीक है ना, एंटी कन्वर्जन लॉ, ठीक है ना, प्रति धर्मांतरण कानून के बारे में तो बहुत बढ़िया है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, किसको आपको पढ़ाया जाए, कुछ भी खास नहीं है। और ये भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड पर बातचीत की गई। लेकिन बच्चों, और बड़ा अच्छा लगेगा, 5 पॉइंट बातचीत की गई, लेकिन आप पॉइंट पढ़ेंगे तो कुछ इसमें दम है नहीं, मतलब अच्छा नहीं लिखा गया है। और न्यूज़ पे आ जाते हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस में भी कोई न्यूज़ नहीं है। पीएम मोदी ने फिर से 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 पॉलिटी में आ चुका और आगे भी आएगा, ये आ चुका है, ठीक है ना। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश और एक चुनाव। तो ये लगातार इस चीज को ये साफ साफ कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंट पोल्स हैम्पर डेवलपमेंट, कितना बढ़िया पॉइंट है, इसको जरूर याद रखेगा। यानी लगातार जब इलेक्शन होते हैं तो ये विकास को बाधित करते हैं, चूंकि राजनीतिक दल सारे के सारे, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो कहाँ लग जाते हैं? वो चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से। और मिस्टर मोदी ने कहा, ये कहा 80th 80वां ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां पर उन्होंने ये बात कही है। यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मुद्दे पर लंबे समय से बहस चली आ रही है, ठीक है ना। बट एक मुद्दा यहाँ और है, इस देश में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव भी होते हैं, लेकिन एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया में इन्हें शामिल क्यों नहीं किया जाता? ये भी एक प्रश्न है। अगर एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यों, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से पता है कि क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट बाधित हो जाता है। और तर्क है कि 1952 में, 57 में, 62 में, 67 में एक साथ इलेक्शन हुए हैं, यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के। यह क्रम तब टूटा जब 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं पहले भंग कर दी गई। यहीं से दिक्कत आनी स्टार्ट हुई।
और वर्ष 1971 में पहली बार लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए। तो एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यों है? तो पहले एक घटना बता दिया गया कि भाई कि कब कब एक साथ हुए थे, इसके फायदे क्या है। तो ऑब्वियस है, धन की बचत होगी, प्रशासनिक जो सेटअप होता है और सुरक्षा बलों पर भार कम होगा, सरकार की नीतियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। यह भी सुनिश्चित होगा कि प्रशासनिक मशीनरी चुनावी गतिविधियों में संलग्न रहने के बजाय विकास करे। मतदाता सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को राज्य और केंद्रीय दोनों स्तरों पर परख सकेंगे। इसके अलावा मतदाताओं के लिए यह तय करने में आसानी होगी कि किस राजनीतिक दल ने क्या वादे किए थे और वह उन पर कितना खरा उतरा, यानी कि प्रत्येक प्रकार से, यानी धन की भी बचत, समय की भी बचत और राजकोषीय फायदा। तो एक देश एक चुनाव, ठीक है। फिर इसके बाद क्या क्या, बार बार जब इलेक्शन होते शासन प्रशासन में व्यवधान आता है, अब आप देख सकते हैं। और फिर राजनीतिक लाभ के लिए नेता दीर्घकालिक निर्णय लेने से बचते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं न कहीं इकोनॉमी को बाधित करती हैं, ठीक है। तो 5 साल होगा तो ये सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। यानी जितने भी चुनाव से संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, इलेक्शन कमीशन हो, अर्धसैनिक बल हो, हम सब जो वोट करने वाले हो, इन सबको अधिक समय मिल जाएगा तैयारी के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है आज। इस पर प्लीज मैं एक प्रश्न आप लोगों को लिखा देता हूं, आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा, बाकी और ठीक है ना। एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है? एक राष्ट्र या एक देश एक चुनाव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। आप जरूर करिएगा, यह आ चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि रेलिवेंट टॉपिक क्या है, रेलिवेंट टॉपिक है। और बस इसके बाद अब और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। फर्स्ट वेव ऑफ वैक्सीनेशन, तो ये आप देख लीजिएगा, आप कंटेंट में भिजवा दे रहा हूँ, ये वैक्सीनेशन पे है। और रोशनी एक्ट एक था जिसमें जो है जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने क्या किया था, इसको अवैध, असंवैधानिक और अनिश्चित घोषित कर दिया था, ठीक है ना। तो ये हो गया, अब इसको वापस कर दिया है। तो राज्य सरकार इस एक्ट के तहत जो बांटी गई जमीनें हैं उन सबको 6 महीने में वापस ले लेगी। और ये भी कहा गया कि रोशनी एक्ट के तहत किनको किनको जमीनें दी गई। तो रोशनी एक्ट क्या है ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में भूमि से संबंधित है, इतना ही प्रीलिम्स में इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। रोशनी एक्ट सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को मालिकाना हक देने के लिए बनाया गया था। साल 2001 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने यह कानून लागू किया था, यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना। फिर इसके बाद फकीर चंद कोहली, एफसी कोहली, इन्हें भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का पिता कहा जाता है, इनका निधन हुआ। टाटा समूह के अनुभवी और भारत के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक टीसीएस के संस्थापक और पहले सीईओ थे। आज इतना ही बच्चों, कल फिर हम लोग, अब कल भी हम 7 PM ही मिलेंगे, जब तक अब हमारा पूरा नहीं 7 PM में कोशिश करेंगे कि जल्दी मिले बेटा। लेकिन कैसे मिलूँ, रिकॉर्डिंग करना, अभी मान लो रिकॉर्डिंग किया जाता है फिर भेजा जाता है, लाइव आने से ना जल्दी हो जाता है, लेकिन अभी हमारे यहाँ दिक्कत चल रही, मैं बार बार बच्चों से कह रहा हूँ, ठीक है। बहुत बहुत आभार। जो बच्चे आना चाहते हैं 1 दिसंबर से मेरे साथ 2021 के लिए 22 के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं, वहाँ करके कनेक्ट हो जाएं। क्या है, 21 के लिए 22 के लिए जो मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं वो कनेक्ट हो जाएं। जो भी बच्चा है SK लाइव कोड ही यूज़ करें, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं बार बार इस बात को कह दे रहा हूँ, ठीक है। और ये ठीक है, जैसे ही सही होगा मज़ा आएगा, अभी कोई बात नहीं, आप एडजस्ट करिए। यही लेक्चर वहाँ पर भी डाल दिया जाएगा, यानी दूसरे वाले चैनल पर, जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो। मिलते हैं बच्चों छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट। और अभी जल्दी ही आस्क मी एनीथिंग करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए अभी आप लोग इतने से ही सेटिस्फाई रहिए और मिलते हैं बच्चों।